आपको याद है ना, दो प्रकार के स्पेक्ट्रम हमने पढ़े हुए हैं। एक पढ़ा हुआ है अवशोषण स्पेक्ट्रम और एक पढ़ा हुआ है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। याद आया आपको कि स्पेक्ट्रम में हमने दो कैटेगरी पढ़ी हुई है, अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। मैं आपको याद दिलाता हूं, अगर किसी गैस ट्यूब में गैस को भर के हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं तो उसके एटम्स एक्साइट हो जाते हैं और उनके अंदर से लाइट निकलना स्टार्ट हो जाती है। अगर वो लाइट हम स्पेक्ट्रोमीटर में डालते हैं तो हमको एक स्पेक्ट्रम मिलता है और उस स्पेक्ट्रम में ब्लैक कलर के बैकग्राउंड पर कुछ चमकीली लाइंस हमको दिखाई देती हैं। इस वाले स्पेक्ट्रम का नाम रखा गया था उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। दूसरा अवशोषण स्पेक्ट्रम था, जिसमें क्या करते थे कि स्पेक्ट्रोमीटर में हम व्हाइट लाइट डालते थे तो पूरे के पूरे स्पेक्ट्रोग्राफ की स्क्रीन पर हमें कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम रंगीन मिलता था। लेकिन अगर व्हाइट लाइट और स्पेक्ट्रोमीटर के बीच में हम गैस ट्यूब लगा देते हैं, नलिका लगा देते हैं और फिर उसमें करंट को पास कर देते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं उसमें, तो उसमें जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और पीछे से व्हाइट लाइट आ रही है तो हम क्या देखते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर का जो स्क्रीन है उसमें बैकग्राउंड रंगीन कलर का है, कलरफुल है, लेकिन बीच बीच में ब्लैक लाइंस आपको दिख जाती हैं। ये वाले स्पेक्ट्रम का नाम हमने रखा था अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम, ये दो तरीके के स्पेक्ट्रम हमने देखे थे। अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनर्जी अवशोषित करते हैं और एनर्जी को अवशोषित करते हैं जब, तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है और एनर्जी बढ़ जाने से वो अपने निम्नतम ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं और वहां पर केवल 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा रुकना उनका अलाउ नहीं है और इसके बाद वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब वापस आ रहे होते हैं तो बोहर के एटॉमिक मॉडल के अनुसार वापस आते समय वो अपने द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम चाहें तो स्पेक्ट्रोमीटर में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बना सकते हैं, हम चाहें तो अवशोषण स्पेक्ट्रम बना सकते हैं। पर थोड़ा सा अब ये आपको याद रखना है, देखिए स्पेक्ट्रम में कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स अपने ग्राउंड लेवल पे रहते हैं। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एटम होता है वो ग्राउंड लेवल पर होता है। जब बाहर से एनर्जी उसको मिलती है तो वो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और अवशोषित करने के बाद वो किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। तो हम बोल देते हैं कि ये कहां पर आ गया, उत्तेजित अवस्था में आ गया है। ठीक है, ये सारे शब्दों को आपको समझना है और बड़े अच्छे से उसे याद रखना है। तो ये उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम में होता है। उस अवशोषण स्पेक्ट्रम में हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्राउंड लेवल से, मूल ऊर्जा स्तर से हमेशा ऊंचे ऊर्जा स्तर में जाता है और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में हमेशा क्या होगा, ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। ठीक है, तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्राउंड एनर्जी लेवल से किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर में जाता है। देखो मैं ये दो बातें नोट करता हूं यहां पर। एक उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा और अवशोषण स्पेक्ट्रम आपको कब मिलेगा। देखो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा, पहले हम अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करते हैं जरा। अवशोषण स्पेक्ट्रम, अवशोषण स्पेक्ट्रम आपको तब मिलता है जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड एनर्जी लेवल से मूल ऊर्जा स्तर से किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर में जाता है। मूल ऊर्जा स्तर से
मूल ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, किसी उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है या उसका संक्रमण होता है। समझ रहे हैं? तो उत्सर्ज अवशोषण स्पेक्ट्रम आपको कब मिलेगा परमाणुओं का? जब इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर से किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर में जाएगा या मूल ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है। आप सभी बच्चों को यह याद होगा संक्रमण शब्द का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना, या ऑर्बिट को अब हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? एनर्जी लेवल। तो जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाता है तो इसको क्या बोला जाता है? संक्रमण। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर से, मूल ऊर्जा स्तर मतलब ग्राउंड एनर्जी लेवल, ग्राउंड एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जब जाता है, हायर एनर्जी लेवल्स में जाता है, उस समय यानी कि मूल ऊर्जा स्तर से जब उसका उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण होगा तो आपको अवशोषण स्पेक्ट्रम मिलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन वहां पर 10⁻⁻⁷ सेकंड तक रुकेगा और फिर वापस आना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त वो अपने अंदर से लाइट निकालेगा। उस वक्त आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, वो वाली लाइट जब डालेंगे तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कब मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर से किसी निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तब आपको मिलता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन को, परमाणु को बाहर कहीं से ऊर्जा मिलती है, बाहर कहीं से एनर्जी मिलेगी तो वो उस एनर्जी को क्या करेगा? अवशोषित करेगा। और अवशोषित करके अपने मूल ऊर्जा स्तर से वो किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। मूल ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण होगा। उस वक्त आपको उससे जो लाइट निकलेगी, लाइट उसने अवशोषित किया होगा तो ब्लैक लाइन आ जाएंगी अवशोषित करने पर स्पेक्ट्रम में, तो उस वक्त आपको अवशोषण स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है। अब अगर ऊंचे ऊर्जा स्तर से निचले ऊर्जा स्तर में आ रहा है, उसका संक्रमण हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो उस वक्त उससे जो लाइट एमिट होगी, निकलेगी बोहर एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग, उससे आपको उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलेगा, एमिशन स्पेक्ट्रम आपको मिलता है। ठीक है। अब इन दोनों में एक बड़ी खास बात है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। स्पेशल ये है कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा कहां से स्टार्ट करेगा? मूल ऊर्जा स्तर से। स्टार्ट हमेशा यहां से होगा और जा कहां सकता है? किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर में। लेकिन स्टार्ट उसका हमेशा कहां से होगा? ग्राउंड एनर्जी लेवल पे, क्योंकि नॉर्मली परमाणु उत्तेजित तो नहीं होता, जब बाहर से ऊर्जा मिलती तभी उत्तेजित होता है। तो नॉर्मली जो परमाणु होगा या जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड एनर्जी लेवल पे रहते हैं। लेकिन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में आपको कब मिलेगा? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आपको तब मिलता है जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से और किसी भी निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। ये कुछ बात आपको समझ आ रही है? जैसे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स हैं, तो अवशोषण कब मिलेगा? सबसे नीचे वाले एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं? मूल ऊर्जा स्तर, ग्राउंड एनर्जी लेवल। तो अवशोषण कब मिलेगा? अवशोषण के लिए इलेक्ट्रॉन को कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा? मूल से। और जाना कहां है? किसी भी में चले जाए, इसमें चला जाए, इसमें चला जाए, इसमें चला जाए, किसी में भी चला जाए, अवशोषण स्पेक्ट्रम आपको मिल जाएगा। लेकिन स्टार्ट हर बार उसको यहीं से करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल से ही। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जन स्पेक्ट्रम जो हमको मिलता है वो कब मिलता है? जब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी स्टार्ट करे, लेकिन किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से स्टार्ट करे और आए कहां? उससे किसी भी ऊर्जा स्तर में आ जाए।
चाहे पांचवें से चौथे में आ जाए, पांचवें से तीसरे में आ जाए, दूसरे में आ जाए, पहले में आ जाए, तो किसी से भी स्टार्ट करे और किसी भी लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आपको मिल जाएगा। ये चीज है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए कि परमाणु से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आपको कम मिलता है और अवशोषण स्पेक्ट्रम आपको कम मिलता है। ठीक है। अच्छा, एक तो ये छोटी सी चीज हो गई। इसके बाद आज हम लोग ये जो फिगर आपके सामने देख रहे हैं बना हुआ ये फिगर है एनर्जी लेवल डायग्राम, क्योंकि आप ऊर्जा स्तर पढ़ चुके, ऊर्जा स्तर क्या होते हैं आप सीख चुके हैं। तो आज हम लोग हाइड्रोजन का ऊर्जा स्तर सीखना चाहते हैं, हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल से सीखना चाहते हैं। तो हमने लिखा है एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख। और उसी के साथ हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सीरीज, विभिन्न प्रकार की श्रेणियों का निरूपण। आपने विभिन्न प्रकार की श्रेणियां पढ़ी थी ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ी थी कि एक लीमैन ने बताई थी जो कि पराबैंगनी भाग में थी, और पराबैंगनी भाग में उस श्रेणी का नाम रखा गया था लीमैन श्रेणी, लीमैन सीरीज, लाइमन सीरीज, कुछ भी आप बोल सकते हैं प्रोनाउंसिएशन। दूसरी दृश्य भाग में मिली थी बामर श्रेणी, तीसरी अवरक्त भाग में पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, ये तीन श्रेणियां अवरक्त भाग में मिली थी। तो ये सब क्यों मिली और इनका भी व्याख्या आज हम आपको बताएंगे। इसलिए आज आपका जो आर्टिकल रहेगा वो है हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख। आप लिख लीजिए, अगर नहीं लिखा है हिंदी में नोट कर लें। हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख और विभिन्न श्रेणियों का निरूपण। हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख और विभिन्न श्रेणियों का निरूपण। ये एग्जामिनेशन में इसका डायग्राम ये आता है, पूछा जाता है आपसे। ठीक है, नोट हो गया सभी का। हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख और विभिन्न श्रेणियों का निरूपण। ठीक है, देखिए थोड़ा गौर से देखिए, ये हाइड्रोजन एटम का ऊर्जा स्तर आरेख है। आप सभी बच्चों को याद होगा कि जो ऊर्जा स्तर आरेख बनाया गया था उसमें जो हम हाइट लेते हैं वो एनर्जी को लेते हैं, जिसकी हाइट कम उसकी एनर्जी कम, जिसकी हाइट ज्यादा उसकी एनर्जी उसकी अपेक्षा ज्यादा, जिसकी और ज्यादा उसकी एनर्जी भी और ज्यादा। तो हाइट पे हम एनर्जी लेते हैं। आप सभी बच्चों को याद होगा हाइड्रोजन परमाणु के लिए उसकी nवीं कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, इसके लिए एक फॉर्मूला आपने डिराइव किया था, दैट इज -13.6 अपॉन n स्क्वेयर, एंड इट इज डायरेक्टली इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आपको देता है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आपको देता है ये। ठीक है, अब ये हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की एनर्जी लेवल बना ली है। देखो ये n इज इक्वल टू 1, यानी कि पहला ऊर्जा स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे कहां तक चला जाएगा ये, अनंत तक। तो बहुत सारी लाइंस फिर हम नहीं बना पाएंगे, तो नहीं बनाई, बीच में गैप छोड़ दिया, लास्ट में इन्फिनिटी वाला हमने बना दिया। बात समझ में आई। एक्चुअली ये क्या है, ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सब स्थायी कक्षाएं हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। लेकिन ऑर्बिट्स को ही हम दूसरा नाम क्या रख दिया है, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल। तो ये एनर्जी लेवल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ऐसे। समझ आ रहे हैं आपको। अच्छा, इसके बाद अब क्योंकि nवें ऊर्जा स्तर की ऊर्जा के लिए हमारे पास ये एक सूत्र है, ये एक फॉर्मूला है। हम किसी भी ऊर्जा स्तर की एनर्जी निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का अगर फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो उसमें कितनी एनर्जी होती है। देखो फर्स्ट एनर्जी लेवल है तो n की जगह पर क्या लिखना पड़ेगा हमको, 1 लिखेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो हाइड्रोजन एटम का जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा उसमें एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो सेकंड एनर्जी लेवल होगा उसमें कितनी ऊर्जा होती है, तो n की जगह पर क्या लिखना है आपको, n की जगह 2 लिख देना है।
4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आपको मिलेगी सेकंड एनर्जी लेवल पे। ऐसे ही थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे ही आगे करते चले जा सकते हैं आप। नहीं समझ में आया? तो हाइड्रोजन परमाणु के तीसरे थर्ड एनर्जी लेवल पे कितनी एनर्जी रहती है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चौथे में कितनी रहती है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पांचवें पे -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। छठवें पे -0.37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ऐसा अनंत वाले में कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि एट दैट सिचुएशन यू हैव टू पुट इंफिनिटी इन प्लेस ऑफ एन। तो जैसे ही आप n की जगह इंफिनिटी लिखेंगे, इंफिनिटी का स्क्वायर करेंगे इंफिनिटी, और इंफिनिटी से इसको डिवाइड कर, कितनी आ जाएगी वैल्यू? 0। इसका मतलब है जो अनंत वाला एनर्जी लेवल होगा उसमें कितनी एनर्जी होती है? 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अनंत वाला ऊर्जा स्तर का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां से जंप करके सीधे यहां जाएगा, इसका मतलब वो अनंत में चला गया, उसकी ऊर्जा 0 हो गई। अर्थात क्या हुआ? अर्थात वो एटम से बाहर हो गया। और हम बोलते हैं कि परमाणु क्या हो गया है? आयनित तो हो गया है। बात समझ में आ रही? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम इतनी एनर्जी दे दें कि वो सीधे जंप करके उसकी एनर्जी कितनी हो जाए, उसकी एनर्जी अगर 0 हो जाए तो वो कहां चला जाएगा? अनंत पे। अर्थात अनंत पे जाने का मतलब क्या है कि वो परमाणु से बाहर हो जाएगा, एटम से। और अगर एटम से बाहर हो गया तो हम कहते हैं कि परमाणु क्या हो गया है? आयनित। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर एटम से ऐसा छिटक के बाहर निकल जाएगा तो ये धनावेश बचेगा और ये आयन बचेगा। तो हम बोलते हैं कि पहले क्या था? पहले इसका चार्ज न्यूट्रल था, 0 था, और एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये धनायन बन गया। अर्थात परमाणु आयनित हो गया है। ठीक है? तो जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पे रहते हैं उनके पास कितनी एनर्जी होती है? -13.6 इतनी एनर्जी उसके पास होती है। अब आप खुद सोचिए, इसकी एनर्जी हम 0 बनाना चाहते हैं, क्या किया जाना चाहिए बताइए? इसको, इसके पास -13.6 है, इसकी एनर्जी अगर 0 बनानी है तो इसको आप +13.6 दे दो। अगर +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप इसको दे देंगे तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? और ये कहां चला जाएगा? इंफिनिटी पर। इंफिनिटी पर जाने का मतलब एटम से बाहर हो गया, एटम से बाहर होने का मतलब एटम आयनित हो गया। तो परमाणु क्या हो जाएगा? आयनित हो जाएगा। तो हाइड्रोजन के परमाणु को आयनित होने के लिए कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी आपको? तो आंसर है, अगर ग्राउंड लेवल पे इलेक्ट्रॉन है तो उसको 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एक्साइटेड स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है, दूसरे एनर्जी लेवल पर कोई इलेक्ट्रॉन है, तो उसको कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी? उसको +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट केवल देनी पड़ेगी। देखो, ये वाले लेवल को कौन सा लेवल बोलते हैं? हम आपको लास्ट क्लास में भी बता रहे थे कि ये वाले एनर्जी लेवल को बोला जाता है ग्राउंड एनर्जी लेवल। ठीक है? इसके बाद ये जितने लेवल आपको मिलेंगे ये सब के सब एक्साइटेड एनर्जी स्टेट हैं, उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं हैं। याद रहेगा सभी बच्चों को? पहला वाला का नाम, पहले वाले एनर्जी लेवल का नाम क्या है? ग्राउंड एनर्जी लेवल, मूल ऊर्जा स्तर। क्लियर? इसके बाद ये जितने भी आएंगे सब फिर क्या है? सब उत्तेजित ऊर्जा अवस्थाएं हैं, एक्साइटेड एनर्जी लेवल हैं। तो ये क्या है? एक्साइटेड है कि ग्राउंड लेवल है? एक्साइटेड। ये वाला, ये वाला, ये सब कौन से हैं? सब एक्साइटेड हैं। तो इसमें अगर मैं आपको ऐसे बना के दिखाऊं तो यहां से लेकर और यहां तक ये सारे कौन से एनर्जी लेवल हैं? ये सारे के सारे एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है? अच्छा, अब उसमें भी देखिए, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं पूछूंगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कहां है? फर्स्ट बताइए मुझे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ये कहां है? ये वाला है या और कहीं है?
N2, वेरी गुड। तो N2 को क्या बोला जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेड, क्योंकि एक्साइटेड में उसका नंबर 1 है। नहीं समझ आया? ग्राउंड तो ये है, इसको छोड़ दीजिए, एक्साइटेड स्टेट से यहां से चालू हुए हैं। तो N इज इक्वल टू 2 क्या चीज है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो अगर बोला जाता है प्रथम उत्तेजित अवस्था, अगर कभी भी कहा जाता है प्रथम उत्तेजित अवस्था, प्रथम उत्तेजित अवस्था, तो उसके लिए n की वैल्यू क्या होगी? 2। ये याद रखिए, न्यूमेरिकल्स जब आते हैं कभी कभी तो उस पर ये आपको उस समय ये चीज ध्यान रहनी चाहिए। बात नहीं समझ में आई? देखो लिखा क्या है इसके सामने? प्रथम। तो स्टूडेंट्स को हमेशा लगता है कि n इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, नहीं, लेकिन ये क्या है? प्रथम उत्तेजित अवस्था है। उत्तेजित अवस्था स्टार्ट कहां से होती है? यहां से। तो यहां से शुरू हुई, यहां पर कंप्लीट। तो उत्तेजित में तो ये पहली है ना, और जो पहली है वही तो n इज इक्वल टू क्या है? 2। तो प्रथम उत्तेजित अवस्था का क्या मतलब है? n इज इक्वल टू 2। अगर यहां पर मैं बोलूं कि द्वितीय उत्तेजित अवस्था, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? n की वैल्यू 3। अगर मैं बोलूंगा तृतीय उत्तेजित अवस्था, तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी होगी? 4। और अगर मैं बोलूंगा परमाणु की आयनित अवस्था, तो आयनित अवस्था के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? आयनित अवस्था के लिए n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ये थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। अभी भी नहीं समझ में बात आई? ठीक है, ये वाला आयनन अवस्था है आपकी, आयोनाइजेशन स्टेट उसको कहा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई हैं अब आपको सभी को? ठीक, इसके बाद और आगे चलेंगे। थोड़ा सा जरा अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में सुनिए। अवशोषण स्पेक्ट्रम आपको कब मिलता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। अब थोड़ा गौर से देखिएगा, मूल ऊर्जा स्तर कौन सा है ये? तो नॉर्मली हर परमाणु के एटम मूल ऊर्जा अवस्था में होते हैं। मूल ऊर्जा अवस्था में होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के जो एटम है, हाइड्रोजन परमाणु के, वो मूल ऊर्जा स्तर में रहते हैं, यानी कि उनके पास एनर्जी कितनी रहती है? -13.6। अब बाहर से अगर उनको एनर्जी मिली, तो बाहर से ऊर्जा मिलेगी, तो जब उनको एनर्जी मिलेगी तो वो जंप करके इस एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। अगर और ज्यादा एनर्जी मिल गई होगी तो इस एनर्जी लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन सोचिए कितनी ऊर्जा लेके वो यहां से यहां आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी कम से कम उनको ऊर्जा दी जाए तो वो यहां से यहां पर आ जाएंगे, आप सोचिए। उसके लिए क्या करना है? आपको इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो -3.4 में -13.6 को माइनस कर दीजिए, तो -3.4 माइनस 13.6। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो -3.4 प्लस 13.6, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप थोड़ा गौर से सुनिएगा, जब हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पर है, उसको बाहर से 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिली, तो वो तुरंत जंप करके कहां पर आ जाएगा? सेकेंड एनर्जी लेवल पर, अर्थात फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पर। एक्साइटेड स्टेट पहला है, लेकिन वैसे तो एनर्जी लेवल दूसरा है ना ये। तो जब हाइड्रोजन परमाणु के ग्राउंड लेवल वाले इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिलेगी, तो वो जंप करके कहां पर आ जाएगा? 2 पर आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पर। और कहा जाएगा कि परमाणु क्या हो गया है? उत्तेजित हो गया। बात समझ में आई? और सुनिए, अगर 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम मिली उसको, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मिल पाई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम एनर्जी मिली, अब क्या होगा? कहां आएगा? कहीं नहीं जाएगा, अर्थात वो लेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि बीच में यहां पर जंगल में रहना अलाउ नहीं है, बोहर ने पहले ही क्लियर किया था आपको। या तो इलेक्ट्रॉन यहां चक्कर लगाएगा, या तो यहां लगाएगा, यहां इन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकता है, बाकी बीच में कहीं पर चक्कर लगाने लगे एट रैंडम नहीं हो सकता।
तो अगर 10.4 से कम एनर्जी दोगे आप उसको मिलेगी, तो वो एनर्जी को लेगा ही नहीं। जैसे कल वाली क्लास में पढ़ा था कि पारे के परमाणु सबसे पहले कौन सी ऊर्जा लेते थे, 4.86, उससे कम एनर्जी देते तो लिया ही नहीं उन्होंने। ऐसे ही सबसे पहले कितनी एनर्जी लेगा, 10.2, उससे कम एनर्जी नहीं लेगा। और उससे ज्यादा दोगे तो ले सकता है, लेकिन कितनी ले सकता है, इसमें फिर इसको माइनस करके आपको देखना पड़ेगा। -1.51 में -13.6 को माइनस करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां से डायरेक्ट यहां जा सकता है। लेकिन अगर इतनी ऊर्जा मिली कि वो यहां से यहां तक जा सकता है तो नहीं लेगा, और या तो लेगा भी तो इतने के बराबर ले लेगा और यहां चला जाएगा, बाकी एनर्जी छोड़ देगा। बात समझ में आई? अब फिर से बताइए, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां पर है और उसको बाहर से एनर्जी मिली तो कितनी एनर्जी लेगा कि वो यहां पहुंच जाए, ये कैसे निकाला जाएगा? इसमें इसकी एनर्जी को क्या कर दें, माइनस कर दें। बात समझ में आई? तो एक कक्षा से, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो कितनी एनर्जी लेगा, ये हम कैसे निकाल सकते हैं? अंतर माइनस करके निकाल लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक इलेक्ट्रॉन है, यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हुआ है 1 to 2 और आपसे पूछा जाए कितनी एनर्जी लेगा, पहली बात तो दो बातें आपको याद रखनी है। 1 to 2 में संक्रमण हो रहा है, लोअर टू हायर जा रहा है, तो एनर्जी देगा कि एनर्जी लेगा? एनर्जी लेगा। लोअर टू हायर जाते समय वो एनर्जी लेता है। तो कितनी ऊर्जा अवशोषित करेगा उस वक्त? अवशोषित ऊर्जा, इसमें फिर हम ये नहीं लिखेंगे कि उत्सर्जित ऊर्जा, क्या लिखा जाएगा? अवशोषित ऊर्जा। बताइए कैसे निकाला जाएगा? संक्रमण कहां से कहां हो रहा है? 1 से 2 में हो रहा है, तो हम क्या करते हैं उस समय? E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू कितनी है? E2 की वैल्यू है -3.4 और माइनस E1 की वैल्यू कितनी है? -13.6। इस तरह से आएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी अवशोषित करेगा और वो ग्राउंड लेवल से सेकेंड एनर्जी लेवल पर पहुंच जाएगा। अब इस चीज को बेस बना करके इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कहीं जा सकता है और उसकी एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। अगर हम बोल दें कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण 2 से 4 में होता है, तो सबसे पहले तो ये बताओ एनर्जी अवशोषित होगी कि एनर्जी उत्सर्जित होगी? क्लियर? क्योंकि वो लोअर से हायर में जा रहा है, तो एनर्जी अवशोषित होगी। ये अवशोषित होगी तो कितनी एनर्जी अवशोषित होगी, ये कैसे निकाली जाए बताइए? E4 माइनस E2, हमेशा हायर में लोअर ही माइनस करनी है, तो E4 माइनस E2। अब हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, मेरा मेन मुद्दा, मेन मकसद ये बताना है आपको कि इसकी एनर्जी कैसे कैलकुलेट की जाती है। कोई आके अचानक से आपको बोल देगा कि एक इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पर गया, बताइए उसने कितनी ऊर्जा अवशोषित की अथवा उत्सर्जित की? तो आपको यह भी आना चाहिए कि अवशोषित हुई कि उत्सर्जित हुई, एक तो यह भी क्लियर करना आना चाहिए, दूसरा यह भी आना चाहिए कि कितनी हुई एनर्जी। बात समझ में आई? इसी में एक भाषा किसी ने लिख दी है इस तरीके से, आपको लिख के दिखा दिया गया, इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करता है। देखो क्या भाषा लिखी गई, मूल ऊर्जा स्तर से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करता है।
तो क्या आप बता सकते हैं संक्रमण कहां से कहां हुआ है? 1 2 मूल ऊर्जा स्तर तो 1 हो गया। दूसरी उत्तेजित अवस्था तो n इज इक्वल टू 2 होगा कि कुछ और होगा? n इज इक्वल टू 3 होगा। द्वितीय उत्तेजित अवस्था के लिए n की वैल्यू क्या होती है? ये चीज आपको समझना है। अभी भी नहीं समझ आया आपको? तो बताइए ऊर्जा अवशोषित हुई कि उत्सर्जित हुई? अवशोषित हुई। और वो अवशोषित ऊर्जा कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? अवशोषित ऊर्जा डेल्टा E इज इक्वल टू E3 माइनस E1। समझ आया आपको? तो इस तरीके से अवशोषण स्पेक्ट्रम में एनर्जी का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करेगा? अवशोषण करेगा, तभी तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। अब आपको आ गया सब कुछ समझ में? अगर मैं बोलूंगा इकट्ठे n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 5 में इलेक्ट्रॉन चला गया है, कितनी ऊर्जा मिल गई होगी उसको जो इतना लंबा जंप कर दिया उसने? कैसे निकालोगे? E5 माइनस E1। अब समझ आ रहा है आपको? तो इस तरीके से ये एनर्जी का कैलकुलेशन, उस एनर्जी की वेवलेंथ कितनी होगी, उस ऊर्जा की आवृत्ति कितनी होगी, ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? डेल्टा E बराबर एच न्यू, एक सूत्र पढ़ा है आपने, पढ़ा हुआ है, और एच न्यू को C अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमने किसकी बात की? अवशोषण संक्रमण की। बात समझ में आई आपको? अच्छा, दूसरा उत्सर्जन की बात करिए। जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता ही कब है? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से किसी निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो उस समय वो अपने अंदर से एनर्जी निकालता है, अपने अंदर से ऊर्जा को उत्सर्जित करता है, और वो जो संक्रमण होता है उसे हम बोलते हैं उत्सर्जन संक्रमण। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, यदि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण, संक्रमण मतलब क्या? ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन का संक्रमण मतलब उसका ट्रांजिशन। अगर मैं बोल देता हूं कि 3 से 1 में हुआ है, अब देखिए बदल गया, कुछ बदला नजर आ रहा है आपको? अभी लोअर टू हायर था, लोअर टू हायर था, लोअर टू हायर, तो जब लोअर टू हायर इलेक्ट्रॉन जाएगा इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी, वो एनर्जी को अवशोषित करेगा। लेकिन नाउ इन दिस केस द इलेक्ट्रॉन इज कमिंग फ्रॉम द हायर एनर्जी लेवल टू द लोअर एनर्जी लेवल। इस सिचुएशन पर क्या होगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा? ऑब्वियस है उत्सर्जित करेगा। बोहर ने ये चीज बताई कि जब उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो एनर्जी को क्या कर रहा होता है? उत्सर्जित कर रहा होता है। और उस वक्त हम यहां पर अवशोषित ऊर्जा नहीं लिख सकते, हम यहां पर लिखेंगे उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा। उत्सर्जित ऊर्जा कैसे कैलकुलेट की जाएगी बताइए? नहीं, E3 माइनस E1 ही कैलकुलेट करेंगे। भाई ऊर्जा कितनी निकलेगी ये तो आप उच्च ऊर्जा में से निम्न ऊर्जा को ही माइनस करिए ना। भाई यहां से यहां जाने में कितनी ऊर्जा ली उसने? 10.2। तो जब यहां से यहां वापस आएगा तो वापस कितनी करेगा? 10.2। अभी नहीं समझ आया? जब यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितनी लगी थी? 10.2। अब जब यहां से अगर वापस आएगा यहां तक तो कितनी ऊर्जा आपको वापस करेगा? 10.2 एनर्जी आपको वापस करेगा। तो कैलकुलेशन उसका आप E3 माइनस E1 से ही करिए। अगर E1 माइनस E3 करेंगे तो एनर्जी कैसी आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी फिर एनर्जी। हाँ वो आप कर सकते हैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है ऊर्जा के आगे नेगेटिव लगाने से? कि उसकी ऊर्जा इतनी कम हो गई है। इतनी कम होने का क्या मतलब है? कि उसने उतनी ऊर्जा अपने अंदर से निकाल दी। आप चाहें तो नेगेटिव लगा लीजिए, E1 माइनस E3 कर लीजिए, पर कैलकुलेशन में ये नेगेटिव साइन आपको परेशान करने लगेगा फिर अगर कोई कैलकुलेशन करेंगे तो ये बात सही है कि अगर नेगेटिव आप लगा लोगे
तो ये दर्शाएगा, जैसे यहां से यहां तक आया तो हमने कर दिया E1 माइनस E2, तो आंसर कितना आ जाएगा -10.2। तो -10.2 एनर्जी क्या दर्शाएगी कि इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कम, माइनस दर्शाएगा। लेकिन हम तो उस पर गौर कर रहे हैं ना जो हमको मिली है, तो इलेक्ट्रॉन की कम हो गई ना, हमको मिलने वाली तो प्लस है, 10.2 हमको मिल गई, इसलिए हम उसके आगे माइनस वगैरह यूज नहीं करते। तो E3 माइनस E1 से आप ये एनर्जी भी निकाल सकते हो, लेकिन इस वक्त एनर्जी का क्या होगा, उत्सर्जन हो रहा होगा एनर्जी का। समझ आया कुछ आपको, नहीं समझ आया? अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हुआ है 4 to 3, तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी कि अवशोषित होगी? उत्सर्जित होगी ऊर्जा। उत्सर्जित ऊर्जा को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, E4 माइनस E3। अगर यहां पर एक भाषा बोल दी जाए कि इलेक्ट्रॉन, देखो समझो, इलेक्ट्रॉन चौथे ऊर्जा स्तर से दूसरी उत्तेजित अवस्था में संक्रमण करता है। ये लैंग्वेज बेटा कुछ आपको समझ में आई? देखो, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहां से कहां होता है, चौथे ऊर्जा स्तर से दूसरी उत्तेजित अवस्था में संक्रमण होता है। अब आप समझ गए हैं तो प्लीज बताइए संक्रमण कहां से कहां हुआ है। चौथा ऊर्जा स्तर, तो चौथा ऊर्जा स्तर है तो इनकी जगह क्या लिखा जाए, E4 लिखा जाए कि 3 लिखा जाए, सोच लो, 4 लिख दिया जाए। और इसके बाद दूसरी उत्तेजित अवस्था, तो दूसरी उत्तेजित अवस्था के लिए क्या लिखा जाए, 3। वेरी गुड, ठीक है। और उस समय वो एनर्जी उत्सर्जित करेगा कि अवशोषित करेगा, उत्सर्जित, क्योंकि हायर टू लोअर आ रहा है। कितनी एनर्जी उत्सर्जित करेगा, E4 माइनस E3, इतनी एनर्जी वो अपने अंदर से उत्सर्जित कर देगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो एनर्जी उत्सर्जित करेगा, अच्छा बताइए, हम आपको बता चुके हैं, ये जो वो ऊर्जा अपने अंदर से निकालेगा, उत्सर्जित कर देगा, वो किस रूप में उत्सर्जित करेगा, फोटॉन्स बना के भेज देगा, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित करेगा। वेरी गुड। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो भी ऊर्जा उसने उत्सर्जित की है, इस ऊर्जा की आवृत्ति बताइए, तो आप क्या करेंगे, आप डेल्टा E बराबर h न्यू लिख देंगे, और h का मान आता है न्यू, सॉल्व कर लेंगे। नहीं समझ में आई? अगर मैं पूछूंगा कि ये जो ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ऐसा बाहर निकलेगी, इस एनर्जी की वेवलेंथ बताइए, तरंग दैर्ध्य, फिर आप क्या करेंगे, डेल्टा E बराबर hc अपॉन लैम्डा, h न्यू लिखेंगे, न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा। h का वैल्यू मालूम है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट, दिस इज ऑल्सो नोन टू यू, और लैम्डा कैलकुलेट करके आ जाएगा। नहीं समझ आ रहा है? तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हटाते हैं पहले, और इसके बाद वो वाली चीज हम लिखते हैं, एनर्जी वाली बात। क्या इतनी चीजें बेटा आपको समझ आ रही हैं? अवशोषण कब होगा, उत्सर्जन कब होगा, अवशोषण होगा तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, उत्सर्जन होगा तो कहां जाएगा, अवशोषण के वक्त कितनी एनर्जी उत्सर्जित करेगा, ये कैसे कैलकुलेट करना है, उत्सर्जन के वक्त कितनी एनर्जी निकालेगा, ये कैसे कैलकुलेट करना है, उत्सर्जन के वक्त जो एनर्जी निकलेगी वो किस रूप में होगी, उसकी आवृत्ति, उसकी तरंगदैर्ध्य, इसका छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूं, प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। मैं ये बात कर रहा था कि अगर किसी भी ऊर्जा स्तर से किसी दूसरे ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, उस वक्त वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से ऊर्जा निकालता है, उस एनर्जी का आवृत्ति कितनी होगी, उस ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप डेल्टा ई कैलकुलेट करना तो जान गए हैं, ठीक। उत्सर्जित ऊर्जा
उत्सर्जित ऊर्जा कैलकुलेट करना आप सीख गए हैं। अच्छा, तो जब आप डेल्टा ई फाइंड आउट कर लिया करेंगे और अगर कोई ये पूछता है कि इस इलेक्ट्रॉन ने हायर से लोअर आने में जितनी एनर्जी अपने अंदर से निकाली है उस ऊर्जा की आवृत्ति कितनी है, तो आप डेल्टा ई निकालोगे और डेल्टा ई को आप इक्वल कर देंगे किसके, एच न्यू के। और आपको याद होगा ये चीज बोहर्स एटॉमिक मॉडल का तीसरा पोस्टुलेट था, याद आया आपको, जिसमें डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू लिखा था हमने। और यहां से अगर आप न्यू की वैल्यू निकालेंगे देन इट विल बी डेल्टा ई अपॉन एच। तो डेल्टा ई कहां से मिल जाएगी आपको, डेल्टा ई तो इन जगहों से मिल जाएगी, E3 माइनस E1, E4 माइनस E3, E4 माइनस E3 ऐसे मिल जाएगी आपको। वो तो डिपेंड करता है ट्रांजिशन पे, कहां से कहां ट्रांजिशन हुआ है, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल केवल लिख के दिखा दिए, वो ट्रांजिशन पर डिपेंड करेगा। डेल्टा ई आपको वहां से मिल जाएगी और एच आप जानते ही है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। जैसे ही वैल्यू लिखोगे सॉल्व करोगे ये आपको आंसर मिल जाएगा हर्ट्ज में, क्योंकि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, अच्छा ये तो आवृत्ति के बारे में बात हो गई। अगर आपको ये कैलकुलेट करना है कि ये जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालेगा उस ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य कितनी, वेवलेंथ कितनी है, तो भी यही से कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू है, न्यू का फॉर्मूला होता है सी अपॉन लैम्डा। इस तरह से अगर आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या आ जाएगी, एच सी अपॉन डेल्टा ई, इतने मीटर आ जाएगी। और उसके बाद लेकिन जब आप सारे एसआई यूनिट यूज करेंगे तो आप चाहें तो उसके बाद एंगस्ट्रॉम में उसको बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। बात समझ आई? तो यहां से क्या मिल जाएगी, तरंग दैर्ध्य, यहां से क्या मिल जाएगी, आवृत्ति। तो इस तरीके से वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, उस एनर्जी के सब कैलकुलेट कर सकते हैं आप। नहीं समझ में आया? एक चीज तो ये याद रखनी है। अब थोड़ा सा जरा इनका जिक्र करते हैं। आप सभी बच्चे गौर करके देखें, ये किसका स्पेक्ट्रम है, एनर्जी लेवल डायग्राम है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के एनर्जी लेवल डायग्राम ये सब आपने देख ही लिए हैं। मैं इस चीज को अब यहां से इरेज कर देता हूं। अच्छा एक चीज और देखिए, जैसे यहां पर आ गया E4 माइनस E3, E4 माइनस E3 और वो हाइड्रोजन एटम है, तो E4 कैसे निकलेगा, ऐसे। ये सूत्र याद रखो, इसमें n की जगह 4 लिखो, E4 आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखो, n की जगह 3 लिखोगे E3 आ जाएगा। जो निकालना हो इससे निकालते रहो, लेकिन ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। अगर कोई दूसरा एटम आ गया तो उसके लिए क्या होगा, अगर कोई दूसरा एटम आ जाएगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा दैट विल बी माइनस z स्क्वेयर इंटू 13.6 अपॉन n स्क्वेयर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दूसरा एटम होगा तो, क्योंकि जब हाइड्रोजन एटम लगाया तो z की जगह 1 हो गया था ना, इसलिए ये फॉर्मूला बन गया था। लेकिन अगर कोई दूसरा एटम है तो En के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो आप E4 निकालो, E3 निकालो, E2, E1 कुछ भी निकालो, ये फॉर्मूले हैं आपके पास, निकालते रहो। ये फॉर्मूला ये वाला किसके लिए यूज होगा, ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक, और ये फॉर्मूला कोई दूसरा एटम, हीलियम, अगर आयनित हीलियम है तो ये वाला यूज कर सकते हो, उसका परमाणु क्रमांक बदल जाएगा। तो कोई दूसरा एटम है तो उसके लिए ये यूज कर सकते हो। अदर एटम्स, हाइड्रोजन लाइक एटम्स होंगे, उनके लिए ही कैलकुलेशन हुई थी। ठीक है, इस तरह से ये सारा कुछ आपको मिलेगा। आप थोड़ा सा इसका जिक्र करते हैं जरा, क्या आप बता सकते हैं यहां पर सब कौन से संक्रमण दिखाए गए हैं, अवशोषण संक्रमण है ये कि उत्सर्जन संक्रमण है? दोनों तो नहीं है। इसमें आप देखो एरो किधर की तरफ बने हैं, सब ऊपर से नीचे की ओर, तो सारे के सारे हायर एनर्जी लेवल से लोअर में बने हुए। तो ये कौन से संक्रमण है, ये सब उत्सर्जन संक्रमण है, एमिशन ट्रांजिशन है ये सब। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन
जरा गौर से सुनिएगा, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, ये सब उच्च ऊर्जा स्तर है, ये सब हायर एनर्जी लेवल है, इसको छोड़कर ये सब हायर एनर्जी लेवल है। तो यानी कि जो एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स होते हैं उनका दूसरा नाम क्या होता है? हायर एनर्जी लेवल, क्योंकि सब ऊंचे ऊर्जा स्तर है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, आप देखो यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से किसी भी ऊंचे से चालू करके हमेशा n इज इक्वल टू 1 में आता है, तो वो अपने अंदर से एनर्जी उत्सर्जित करता है। लेकिन वो एनर्जी बेटा इतनी ज्यादा हुआ करती है, वो ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि उसकी आवृत्ति भी बहुत ज्यादा होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि वो स्पेक्ट्रम में दृश्य भाग में नहीं मिलती। स्पेक्ट्रम के मुख्य रूप से 7 पार्ट हमने आपको बताए, तो दृश्य भाग में नहीं मिलती। आवृत्ति ज्यादा होने से वो ऊर्जा हमको उसके ऊपर वाले पार्ट में मिलती है, पराबैंगनी भाग में। कुछ फिर बात समझ में आई? आप फिर से सुनिए मेरी बात। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से, कोई भी हायर एनर्जी लेवल होगा, और वहां से फर्स्ट एनर्जी लेवल पे अगर जंप करता है, ट्रांजिशन करता है, तो वो अपने अंदर से क्या करेगा? ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। उसकी ऊर्जा कितनी होगी आप खुद देखो ना, इतनी 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 इतनी, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होती है, और ये फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि हमारे स्पेक्ट्रम में जो मुख्य रूप से 7 भाग हैं, गामा, एक्स, यू, वी, आई, एम, आर, उनमें से ये विजिबल पार्ट में एनर्जी नहीं आती, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, ये उससे भी ऊपर वाले पार्ट में आती है, पराबैंगनी भाग में। इतनी ज्यादा ऊर्जा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालता है। कब? जब किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है। आप देखो ना, हर बार पहले में ही आया है, दूसरे से भी पहला, तीसरे से भी पहला, चौथे से भी पहला, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, सबसे पहले में आया है। तो ऐसा करते वक्त जब कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी लेवल से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, तो वो अपने अंदर से ऊर्जा तो निकालेगा, क्योंकि हायर टू लोअर आ रहा है। लेकिन उस वक्त उसकी एनर्जी बेटा इतनी ज्यादा रहती है कि उस ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज्यादा होती है, और वो फ्रीक्वेंसी हमारे स्पेक्ट्रम के 7 पार्ट में से विजिबल पार्ट रेंज में नहीं आती। वो आवृत्ति उससे ऊपर रहती है, पराबैंगनी भाग में। और पराबैंगनी भाग में ये जो एनर्जी मिली थी, इसको किसने देखा था स्पेक्ट्रम में? लाइमन ने देखा था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया था। और ये लाइमन श्रेणी कौन से भाग में मिलती है आपको? पराबैंगनी भाग में। आप याद करें, जो स्पेक्ट्रम बना था ये ऊपर से नीचे आने पर आवृत्ति का घटता हुआ क्रम था। आवृत्ति का घटता क्रम है। सबसे ऊपर वाले की आवृत्ति सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे नीचे, उससे कम, उससे नीचे, उससे कम, और नीचे से ऊपर जाओगे तो आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम। तो दृश्य भाग ये हमको हमारी आंखों से दिखता है। ये वाला भाग को क्या बोलते हैं? ये भाग है दृश्य भाग, विजिबल पार्ट, तो ये हमको दिखता है। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में आता है, तो उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा रहती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो हमको नहीं दिखता, हमारी आंखों से दिखता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पराबैंगनी रेंज का रहता है, अल्ट्रावायलेट रेंज का रहता है। और अल्ट्रावायलेट रेंज की एनर्जी, अल्ट्रावायलेट रेंज में जो हमको सीरीज मिली थी उसके बारे में लीमन ने बताया था, इसलिए इसका नाम क्या रखा? लाइमन श्रेणी। और ये कौन से भाग में हमको मिलती है? ये हमको पराबैंगनी भाग में मिलती है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद दूसरा, इसको देखिए जरा, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन संक्रमण हुआ है वो कहां से कहां हुआ है? किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण हुआ है। आप देखिए, देख रहे हैं आप, पहले में तो नहीं आया। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, उस वक्त भी तो अपने अंदर से ऊर्जा निकालेगा,
लेकिन वो ऊर्जा इस वाली एनर्जी से कम होती है। देखो वो कितनी होती है एनर्जी, वो इतनी होगी या इतनी होगी या इतनी या इतनी या इतनी या इतनी होगी, लेकिन इससे तो कम होगी। इससे एनर्जी कम होगी कि नहीं होगी उसकी? अगर इससे एनर्जी कम है तो उसकी आवृत्ति भी कैसी है? कम। फ्रीक्वेंसी का रेंज अगर कम है तो अल्ट्रावायलेट से नीचे आ गया। कौन से भाग में आ गया? दृश्य भाग में। इसलिए ये वाला हमको दिखता है स्पेक्ट्रम, और इसी का अध्ययन तो बामर ने किया था। इसका नाम रखा गया था बामर श्रेणी। नहीं समझ में बात आई आपको? और देखिए ये तीसरा वाला को आप देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कहां से कहां हो रहा है। अब आप लैंग्वेज समझ गए। किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में, उस वक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करेगा कि उत्सर्जित करेगा? वेरी गुड, उत्सर्जित करेगा। उत्सर्जित करेगा तो उस ऊर्जा की कुछ आवृत्ति होगी। ये ऊर्जा ही कम है, देखो इतनी ऊर्जा है केवल। ये ऊर्जा कैसे निकालोगे? ये माइनस ये करेंगे, एनर्जी निकल आएगी। तो आप खुद देखिए एनर्जी बहुत कम है। इतनी होगी, इतनी 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 इतनी, इससे ज्यादा तो एनर्जी नहीं हो सकती। तो ये एनर्जी बहुत कम है। अब एनर्जी कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कैसी है? बहुत कम। अब इसकी आवृत्ति और कम हो गई, और कम होने से ये विजिबल रेंज से बाहर आ गई, विजिबल रेंज से भी और नीचे आ गई। तो ये कौन से भाग में आ गई? अवरक्त भाग में आ गई। तो ये वाली जो श्रेणी थी वो कौन से भाग में मिलती है हमको? अवरक्त भाग में मिलती है। और इस श्रेणी के बारे में किसने बताया था? इस श्रेणी के बारे में पाश्चन ने बताया हुआ था। इंफ्रारेड पार्ट में मिलती है ये। नहीं समझ में बात आई? अब और देखिए ये वाला जब उत्सर्जन होता है, इसमें बताइए कौन सा संक्रमण हुआ है? किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है इलेक्ट्रॉन का। ऊर्जा उत्सर्जित होगी कि अवशोषित होगी? उत्सर्जित होगी। ऊर्जा उत्सर्जित होगी तो इसकी ऊर्जा बस इतनी सी होगी, या तो इतनी होगी या इतनी होगी या इतनी होगी। और ये एनर्जी कैसी होगी? बहुत कम है। अब आप इनकी तुलना में देख लो ना, सबसे मैक्सिमम होगी तो इतनी होगी, और इसमें जब सबसे मैक्सिमम हो जाती थी ये इतनी ऊर्जा आती थी उसमें, तो इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी। इसकी एनर्जी बहुत कम है। बहुत कम एनर्जी होने से उसकी आवृत्ति कम है, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी अवरक्त रेंज में ही आ जाती है। अवरक्त का रेंज बड़ा होता है, उसमें भी उसी के अंदर ये वाली भी आ जाती है। तो ब्रैकेट और फुंड ये सब तीन की तीनों श्रेणियां कौन से पार्ट में मिलती हैं? ये वाली तीनों श्रेणियां मिलती हैं अवरक्त भाग में, इंफ्रारेड पार्ट में मिलती है। बामर श्रेणी कहां मिलती है? दृश्य भाग में मिलती है, विजिबल रेंज में मिलती है ये आपको। और लाइमन श्रेणी कहां पर मिलती है? ये यूवी रेंज में मिलती है। यूवी रेंज मतलब अल्ट्रा वायलेट रेंज, पराबैंगनी भाग। कभी कभी इसकी डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं, लाइमन श्रेणी की डेफिनेशन क्या होगी। देखो अब आप बता सकते हो, मैं आपको बताता हूं, गौर से सुनिए। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊंचे ऊर्जा स्तर से पहले ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उससे जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है वो ऊर्जा पराबैंगनी भाग में मिलती है और लाइमन श्रेणी की होती है। बस हो गई। उससे उत्सर्जित जो रेखाएं मिलेंगी हमको वो लाइमन श्रेणी की रेखाएं कहलाएंगी। बामर श्रेणी की परिभाषा क्या होगी? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है तो उससे उत्सर्जित ऊर्जा दृश्य रेंज में आती है, तथा जो प्राप्त उत्सर्जन रेखाएं हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बामर। वो जो लाइनें हमको मिलेंगी स्पेक्ट्रम में उस वक्त वो बामर श्रेणी की रेखाएं कहलाएंगी। हो गया? नहीं समझ आया? तो ये लाइंस क्यों मिलती हैं अब आप समझ रहे हैं। कुछ बात समझ में आती है ये आपको? ठीक है, तो आई होप कि ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक छोटी सी चीज है, एक दो बातें और मैं बताना चाहता हूं एंड देन वी विल क्लोज इट। क्या छोटी सी चीज रह गई है? ध्यान से सुनिएगा।
छोटी सी बात ये रह गई है बताना कि अवशोषण संक्रमण और उत्सर्जन संक्रमण, थोड़ा गौर से देखिएगा। अवशोषण संक्रमणों की संख्या बहुत बढ़िया है और कंपटीशन में भी इसके क्वेश्चन आते हैं। उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या, जरा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। अगर हमने, मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से आपको क्लियर करना चाहूंगा। अगर हमने इसमें 3 एनर्जी लेवल बना लिए हैं, 3 ऐसे, और एक चीज देखो, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एनर्जी लेवल्स के बीच का डिस्टेंस घटता जाएगा। आप जानते हैं क्यों ऐसा बनाया जाता है? बताइए क्यों बनाया जाता है ऐसा? आपने पूछा नहीं, ये आपको पूछना चाहिए था कि जैसे जैसे इसके बीच का तो इतना बड़ा गैप है, फिर गैप बराबर क्यों नहीं रहता, आगे जाके गैप घटता क्यों रहता है? तो आप देखें इसके बीच एनर्जी का गैप कितना है, 10.2 का गैप था। क्या यहां भी 10.2 का गैप है? यहां देखोगे तो 10.2 का गैप नहीं मिलेगा। ये गैप पहले से कैसा हो गया, कम, इसलिए एनर्जी का गैप भी तो कम हो जाएगा। आप खुद देख लो ना, जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे ये लेवल्स नजदीक होते जाते हैं कि नहीं होते जाते? आप देख लो, हो जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि पहले और दूसरे के बीच एनर्जी गैप 10.2 था, लेकिन दूसरे और तीसरे के बीच एनर्जी गैप 10.2 से बहुत कम है, तो एनर्जी का गैप भी कम हो गया। इसमें और कम है तो और कम हो गया। और हाइट से एनर्जी को दर्शाते थे, तो जहां एनर्जी आएगी वहीं तो हम लाइन खींचेंगे। और इसीलिए जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे इन दोनों के बीच एनर्जी का गैप और भी कम हो गया। देख लो, अगर आप देखोगे 14 में 7 गए 7 और 4 में 3 गया 1.17 का केवल गैप रह गया है यहाँ पर। और यहाँ कितना था, 10.2 का। तो ये गैप ज्यादा ऑब्वियसली होगा, इसलिए ज्यादा बनाना पड़ता है हमको। अवशोषण संक्रमणों की संख्या, अगर 3 ऊर्जा स्तर है, यहां कितने ऊर्जा स्तर हमने दिखाए हैं आपको? 3 ऊर्जा स्तर हमने आपको दिखाए हैं। अगर ये 3 ऊर्जा स्तर हैं तो इनके बीच कितने अवशोषण संक्रमण बनेंगे, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। अवशोषण संक्रमण कहां से स्टार्ट होते हैं? हमेशा मूल ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर को जाएंगे। तो ये वाला भी हो सकता है और ये वाला भी हो सकता है, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि स्टार्ट कहां से होना है सबको? मूल ऊर्जा स्तर से। तो मूल से स्टार्ट होकर एक बार यहां और यहां गया, उसके ऊपर कोई एनर्जी लेवल भी तो नहीं है, तो कहां जाएगा? और कितने ऊर्जा स्तर थे इसमें? 3। तो कितने अवशोषण संक्रमण बने? 2। बिल्कुल सही। अगर मैं 4 ऊर्जा स्तर ले लेता हूं तो कितने बनेंगे? आप देखो, स्टार्ट हमेशा कहां से होगा? मूल ऊर्जा स्तर से। बस इतने बन पाए। तो यहां पर अवशोषण संक्रमणों की संख्या कितनी थी? 2। यहां पर अवशोषण संक्रमणों की संख्या कितनी थी? 3। ऐसा नहीं लगता आपको कि जितने ऊर्जा स्तर बनाते हैं उससे अवशोषण संक्रमणों की संख्या 1 कम हो जाती है? तो सीधे सीधे फॉर्मूला ना बना लो, n ऊर्जा स्तरों के बीच अवशोषण संक्रमणों की संख्या, n ऊर्जा स्तरों के बीच n ऊर्जा स्तरों के बीच अवशोषण संक्रमणों की संख्या बराबर n-1। कभी कभी पूछ लिया जाता है, बोल देते हैं 6 ऊर्जा स्तर, उनके बीच कितने अवशोषण संक्रमण बनेंगे? तो 5 में टिक करना रहेगा आपको। इसके बाद उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या को जरा गौर से देखिए बेटा। इसमें भी हम आपको एक छोटी सी चीज बना के दिखाते हैं। पहले हम 3 लेते हैं। उत्सर्जन संक्रमण कैसे होते थे, याद है आपको? किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से।
और किसी भी निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। उसमें ये बाउंडेशन नहीं था कि यहीं से स्टार्ट करो या यहीं पर जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। तो देखिए क्या हो सकता है, गौर से देखिएगा। वो यहां से भी यहां आ सकता है, आ सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वो यहां से भी यहां आ सकता है, कोई प्रॉब्लम। किसी भी हायर एनर्जी लेवल से किसी भी लोअर एनर्जी लेवल पे आ सकता है। वो यहां से यहां और फिर यहां से यहां आ सकता है, पर ये वाला हम बना चुके हैं, इसलिए ये हम नहीं बनाएंगे दोबारा। एक उत्सर्जन संक्रमण दो बार नहीं बनना है। तो देखो वो यहां से यहां आ सकता है, यहां से यहां भी डायरेक्ट आ सकता है इलेक्ट्रॉन, या अगर वो चाहे तो पहले यहां से यहां आ जाए फिर यहां से यहां आ जाए। बात समझ आ रही है आपको? तो इस तरीके से, अब इससे ज्यादा तो नहीं लगता मुझे बनेंगे। कितने बने? तो उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या कितनी आई? 3 ऊर्जा स्तर लिए हमने, n इज इक्वल टू 1 2 और n इज इक्वल टू 3। यहां पर भी 1 2 3 4। अब जरा 4 लेके मैं आपको दिखाता हूं, 4 के बीच कितने बनेंगे, ऐसे। ठीक है, कौन से संक्रमण बना रहे हैं? उत्सर्जन। यहां पर तो ऐसा लगा कि जितने एनर्जी लेवल हैं उतने ही उत्सर्जन संक्रमण बनेंगे, लेकिन क्या यह सच है? तो एक से नहीं और एक बना के देखो, तब पता लगेगा। यहां से यहां इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट आ सकता है, डायरेक्ट यहां से यहां आ सकता है, डायरेक्ट यहां से यहां ट्रांजिशन कर सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो यहां से यहां आ जाए और फिर यहां से यहां आ जाए, तो ये दोबारा नहीं बनेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले वो यहां से यहां आए, फिर यहां से यहां आए और फिर यहां से यहां आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले यहां से यहां आए और फिर डायरेक्ट यहां से यहां आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि पहले वो यहां से यहां आ जाए, देखो ये पहले नहीं बना था, यहां से यहां आए और इसके बाद यहां से यहां आ जाए। अब तो सारे बन गए लगभग। कितने बन गए? इनकी संख्या तो कितनी हो गई? 6। तो हमारा जो एक्सपेक्टेड चीज थी वो तो चेंज हो गई। 4 ऊर्जा स्तर हैं, ऊर्जा स्तर केवल कितने हैं? 4। और उत्सर्जन संक्रमण कितने बन गए? 6। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या फॉर्मूला आपको याद रखना है? n ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या, n ऊर्जा स्तरों के बीच उत्सर्जन संक्रमणों की संख्या। अगर n ऊर्जा स्तर है तो उनके बीच उत्सर्जन संक्रमण कितने बनेंगे, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, n-1/2। ये एक फॉर्मूला याद रखना है। ये कहां से आ गया? एक्चुअली ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। कैसे? n ऊर्जा स्तर है, एक बार में हमको कितने ऊर्जा स्तर चाहिए बनाने के लिए? 2। एक से चलेगा दूसरे पे रुकेगा, तो n ऊर्जा स्तरों में से एक बार में 2 ऊर्जा स्तरों को लेकर कुल कितने संचय बनेंगे? Nc2। और Nc2 का मान निकालो, यही आ जाता है। समझ आया? तो ये भी एग्जाम में कभी कभी चीजें पूछ ली जा सकती हैं आपसे। तो ये हमने देख लिया एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सीरीज। एंड आई होप कि आज जो बताई गई बात है वो आपको समझ में आई होगी। और ये सारा कुछ जो किया गया, ये सारा कुछ जो देखा गया, वो सब कुछ बोहर के परमाणु मॉडल से मैच करता था, बोहर के परमाणु मॉडल से मैच करता था। इसलिए बोहर के परमाणु मॉडल को क्या किया गया? सही माना गया। लेकिन बाद में उसमें भी कुछ ऑब्जेक्शंस आने लगे। जैसे ये ऑब्जेक्शन आने लगे कि बोहर कोई भी कुछ भी बोल देगा और हम मान लेंगे। जैसे आपने देखा था, एक दिन हमने कैलकुलेशन किए थे बहुत सारे, और वो पूरे के पूरे कैलकुलेशन बोहर के सेकंड पोस्टुलेट्स पर आधारित थे। पूरे के पूरे कैलकुलेशन बोहर के सेकंड पोस्टुलेट्स पर आधारित थे। तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट जो है वो उन्होंने तो बोल दिया था ना
कि कोई इलेक्ट्रॉन उन कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होगा। लेकिन कोई बोल देगा और हम मान लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। इसके लिए बोहर के पास कोई प्रूफ देना पड़ेगा, उनको कोई प्रूफ तो दे, ताकि हमें पता चले कि वाकई में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो उस कक्षा में उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणा जाता है। आपने बोल दिया हम मान लेंगे, ऐसा नहीं होता, प्रूफ चाहिए इसका। तो इस बात का सपोर्ट करने के लिए डी ब्रॉय फिर आगे आए। डी ब्रोगली के नाम से आपने बुक में पढ़ते हैं। तो डी ब्रॉय ने इस पोस्टुलेट का सपोर्ट किया, और कल अब हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से सपोर्ट हुआ इस पोस्टुलेट का। ठीक है, तो उसके बारे में कल मिलते हैं, फिर उसको देखते हैं। नोट कर लीजिए आप इसे। थैंक यू।